अरे मामा, दिसंबर 2025 की डेडलाइन सिर पर थी और भारत के गृह मंत्रालय का एक ही आदेश था, हिडमा का अंत चाहिए किसी भी कीमत पर। तारीख 18 नवंबर 2025, वक्त सुबह के 6:28, स्थान आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वह खूंखार बॉर्डर जिसे मौत का ट्राई जंक्शन कहा जाता है। एक ऐसा नाम जिसके खौफ से 3 राज्यों की पुलिस कांपती थी। एक ऐसा चेहरा जिसे पिछले 20 सालों में किसी कैमरे ने नहीं पकड़ा, जिसके सिर पर 1 करोड़ का इनाम था और जिसके हाथों पर सैकड़ों जवानों का खून। आज वो इनाम किसी की किस्मत बदलने वाला था। आज बस्तर का वह अदृश्य भूत सुरक्षा बलों के उस चक्रव्यूह में फंस चुका था जिससे निकलना नामुमकिन था। 4 घंटे की वह भीषण मुठभेड़, हजारों राउंड फायरिंग और एक ऐसा खात्मा जिसने नक्सलवाद के सबसे बड़े पोस्टर बॉय को मिट्टी में मिला डाला। लेकिन सवाल आज भी वही है, हिडमा जैसे सातिर शिकारी का सटीक लोकेशन पुलिस को किसने दिया? क्या 1 करोड़ के उस इनाम ने हिडमा के ही किसी अपने को गद्दार बना दिया था? और क्या थी उस आखिरी रात की वह अनकही कहानी जिसे आज तक फाइलों में दबा कर रखा गया? तैयार हो जाए मामा, क्योंकि आज आप इंडियाज बिगेस्ट डॉक्यूमेंट्री में देखने वाले हिडमा के अंत की वह इनसाइड स्टोरी जो इससे पहले कभी कहीं नहीं बताई गई। केम छो मजा मार मामा। सुकमा का पुअर्ती गांव घने जंगलों के बीच बसाया गया ऐसा इलाका जहाँ परिंदा भी माओवादियों की इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता था। इसी गांव की मिट्टी से निकला था मांडवी हिडमा, एक आम आदिवासी छोकरा जिसने महज 16 साल की उम्र में बाल संगम का दामन थामा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था यही छोकरा एक दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। हिडमा कोई मामूली लड़का नहीं था रे, वह एक हाईटेक वॉरलॉर्ड था। 10वीं तक पढ़ा यह शख्स आईपैड चलाने, सैटेलाइट फोन से बात करने और आधुनिक ड्रोन तकनीक को समझने में माहिर था। सुरक्षा बलों के लिए वह एक अदृश्य भूत था। क्यों? क्योंकि 20 सालों तक पुलिस के पास उसकी कोई ताजा तस्वीर नहीं थी। वह हर 20 मिनट में अपनी लोकेशन बदल लेता। वह कभी गहरी नींद में नहीं सोता, बल्कि टुकड़ों में पावर नैप्स लेता था ताकि दुश्मन की आहट पर तुरंत रिएक्ट कर सके। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसने अपनी एक निजी फौज तैयार कर रखी थी, PLGA बटालियन नंबर 1। करीब 150 से 200 घातक कमांडो जो हिडमा के वास्ते जान देने और लेने को तैयार रहते। उसने अपने चारों ओर सुरक्षा का ऐसा 4 स्तरीय घेरा बनाया था कि पुलिस का मुखबिर तो क्या, परिंदा भी उसके करीब नहीं पहुंच सकता था। लेकिन एक शिकारी कितना भी सातिर क्यों ना हो, एक दिन वह खुद शिकार बन ही जाता है। हिडमा को अपनी तकनीक और अपने जंगल पर घमंड था, लेकिन उसे नहीं पता था कि दिल्ली के गलियारों में उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। एक ऐसी डेडलाइन तैयार हो चुकी थी जिसने बस्तर के इस भूत की उल्टी गिनती शुरू कर डाली थी। अब सवाल ये था, आखिर इस अजय योद्धा के कवच में वो कौन सा छेद था जहां से इंडियन आर्मी के कोबरा कमांडो घुसने वाले थे? अरे चच्ची जान, हिडमा के अंत को समझने के वास्ते उसके उन गुनाहों को समझना जरूरी है जिन्होंने उसे भारत का मोस्ट वांटेड बना डाला। हिडमा सिर्फ एक कमांडर नहीं था रे, वह मौत का एक ऐसा इंजीनियर था जिसकी रणनीतियों ने भारतीय सुरक्षा बलों को गहरे जख्म दिए थे। साल 2010 ताडमेटला दंतेवाड़ा के घने जंगल में CRPF के जवान एक रूटीन सर्च ऑपरेशन पर थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हिडमा ने उनके लिए डेथ ट्रैप बिछाया है। पहाड़ियों के ऊपर से अचानक हुई अंधाधुंध फायरिंग और IED धमाकों ने 76 जवानों को शहादत की नींद सुला दिया। इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे बड़ा हमला था और इस कत्लेआम का मास्टरमाइंड था सिर्फ 28 साल का मांडवी हिडमा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मई 2013 की वह शाम आज भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं का काफिला गुजर रहा था। हिडमा की बटालियन ने पूरी घाटी को घेर लिया। हमला इतना क्रूर था कि एक एक नेता को गाड़ियों से उतारकर गोलियों से भून दिया गया। बस्तर की पूरी एक राजनीतिक पीढ़ी एक ही झटके में खत्म हो गई। हिडमा की खासियत थी अचानक हमला करना और फिर धुएं की तरह गायब हो जाना। अप्रैल 2021 में टेकुलगुड़ा की पहाड़ियों में उसने फिर से खूनी खेल खेला, जहां 22 जवान शहीद हो गए। हर हमले के बाद पुलिस की फाइलों में हिडमा का कद बढ़ता गया और उसके सिर पर इनाम की राशि 1 करोड़ तक पहुंच गई। हिडमा की क्रूरता का एक प्रो लेवल ये था कि वह इन हमलों की वीडियो रिकॉर्ड करवाता था। वह अपने लड़ाकों को वह फुटेज दिखाकर रिव्यू करवाता था कि कहां और बेहतर सटीक तरीके से मार की जा सकती थी। उसकी इस खूनी क्लास ने उसे नक्सलियों के बीच एक देवता बना डाला और सरकार की नजर में वह एक कैंसर बन गया था। दिल्ली से लेकर रायपुर तक एक ही चर्चा थी, जब तक हिडमा जिंदा है बस्तर में तिरंगा चैन से नहीं फहरा सकता। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन कगार, जिसका एक ही मकसद था हिडमा को ढूंढना, उसे घेरना और उसका नामो निशान मिटा डालना। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही
दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। मेज पर एक ही फाइल थी, माडवी हिडमा। गृह मंत्रालय ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। दिसंबर 2025 तक बस्तर से नक्सलवाद का क्लीन स्वीप करना है और इस मिशन का सबसे बड़ा रोड़ा था हिडमा। इसी के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन कगार। ये कोई साधारण सर्च ऑपरेशन नहीं था रे, ये शतरंज की एक ऐसी बिछात थी जिसमें हिडमा को उसके ही इलाके में मात देनी थी। रणनीति बदल चुकी थी। अब सुरक्षा बल सिर्फ जंगल में गश्त नहीं लगा रहे थे, बल्कि वह हिडमा के कोर जोन में घुसकर वहां फॉरवर्ड कैंप स्थापित कर रहे थे। हिडमा के गांव पुअर्ती के पास सुरक्षा बलों ने एक अभेद बेस बनाया, जिसने हिडमा की सप्लाई लाइन और उसके सूचना तंत्र को पूरी तरह हिलाकर रख डाला। खुफिया एजेंसियों ने हिडमा को ट्रैक करने के वास्ते जमीन से लेकर आसमान तक जाल बिछा दिया। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO के हाई टेक सैटेलाइट्स और नेट्रा ड्रोन्स 24 घंटे उस इलाके के थर्मल सिग्नेचर खंगाल रहे थे। लेकिन हिडमा को पकड़ना इतना आसान भी नहीं था रे। वह तकनीक का इस्तेमाल जानता था, इसलिए उसने रेडियो साइलेंस और कड़े मैनुअल मैसेजिंग का सहारा लिया। पर यही उसने एक बड़ी चूक हो गई। 2025 की उस सर्द रात में एक बेहद गोपनीय इंटरसेप्ट ने सुरक्षा बलों को चौंका दिया। खबर मिली कि हिडमा छत्तीसगढ़ की सीमा पार कर आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली के जंगल में गुप्त मीटिंग के वास्ते जाने वाला है। ये वही मौका था जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था। आंध्र प्रदेश की सबसे घातक एंटी नक्सल यूनिट यानी ग्रेहाउंड्स को अलर्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की DRG और कोबरा कमांडो ने बैकअप संभाला। डेडलाइन करीब थी और शिकारी अब खुद शिकार होने वाला था। गृह मंत्रालय की इस चेस बोर्ड पर हिडमा का हर मोहरा कट चुका था। अब बारी थी सीधे राजा पर वार करने की। 17 नवंबर 2025 की ढलती शाम मारेदुमिल्ली के घने और अंधेरे जंगलों में सन्नाटा प्रसरा था। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे भारत का सबसे गुप्त सैन्य ऑपरेशन सांस ले रहा था। आंध्र प्रदेश की ग्रेहाउंड्स और छत्तीसगढ़ के DRG के 500 चुनिंदा कमांडो ने अपनी पोजीशन ले ली थी। किसी के पास कोई मोबाइल नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ नाइट विजन गॉगल्स और साइलेंस वायरलेस और मॉडर्न वेपन। रात 2 बजे कमांडो की टीम ने मारेदुमिल्ली के उस ट्राई जंक्शन को चारों तरफ से घेर लिया, जहाँ हिडमा के होने की पक्की खबर थी। हिडमा का 4 लेयर सुरक्षा घेरा अभी भी बेखबर था। उसे लग रहा था कि वह आंध्र की सीमा में सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ की पुलिस को वह चकमा देता आया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार ग्रेहाउंड्स ने उसे घेरने के लिए थर्मल इमेजनरी का इस्तेमाल किया है। रात 4 बजे कमांडो रेंगते हुए हिडमा के अस्थायी ठिकाने के महज 100 मीटर के करीब पहुंच चुके थे। हवा में नमी थी और हर तरफ खौफ की खामोशी। तभी हिडमा के सबसे बाहरी सुरक्षा घेरे के एक संतरी को कुछ आहट हुई। उसने हवा में गोली चलाई और इसी के साथ शुरू हुआ सदी का सबसे बड़ा एनकाउंटर। सुबह 6:28 पहली रोशनी की किरण के साथ ही पूरा जंगल गोलियों की गूंज से और IED धमाकों से दहल उठा। हिडमा की पर्सनल बटालियन ने जवाबी फायरिंग शुरू की। हिडमा अपनी पत्नी राजे और कुछ वफादार कमांडो के साथ एक गुफा की आड़ लेकर पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। सुबह 7:15 आसमान से एक हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दी। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, ग्रेहाउंड्स के स्लीदरिंग कमांडो सीधे पहाड़ी की चोटी पर उतरे। हिडमा का एग्जिट रूट बंद हो चुका था और चारों तरफ से घिर चुका था। करीब 4 घंटे तक दोनों तरफ से हजारों राउंड फायरिंग हुई। हिडमा ने भागने के लिए स्मोक ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया, लेकिन ग्रेहाउंड्स के स्नाइपर्स की नजरें उसके हर मूवमेंट पर थी। सुबह 10:30 फायरिंग अचानक रुक गई। जंगल में धुएं के सिवा कुछ न था। जब सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो एक बड़े पत्थर के पीछे 2 लाशें मिली। एक माडवी हिडमा की थी और दूसरी उसकी पत्नी राजे की। हिडमा के हाथ में अब भी उसकी पसंदीदा AK-47 राइफल थी, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। दशकों तक बस्तर की रातों में खौफ भरने वाला चेहरा अब मिट्टी में मिल चुका था। डेडलाइन से 12 दिन पहले भारत के सबसे महंगे टारगेट का अंत हो चुका था, लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य खुलना बाकी था। आखिर वह कौन था जिसने हिडमा के ठिकाने की वह सटीक जानकारी पुलिस को दी। हिडमा की मौत की खबर जैसे ही फ्लैश हुई, अखे हिंदुस्तान में एक ही सवाल गूंजने लगा, वो कौन है जिसने 20 साल से अदृश्य रहे इस मास्टरमाइंड को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया, और 1 करोड़ की वह भारी भरकम राशि किसके हाथ लगी। सुरक्षा गलियारों में यह चर्चा गर्म थी कि हिडमा को मारना किसी संयोग का नतीजा नहीं था, यह एक सोची समझी इनसाइडर जॉब थी। खुफिया सूत्रों की माने तो हिडमा की सबसे बड़ी ताकत उसकी तकनीक ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। हिडमा ने मारेदुमिल्ली के जंगल में एक सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उस फोन का सिग्नल इंटरसेप्ट करना नामुमकिन था।
जब तक कि कोई अंदर का आदमी उसके सटीक समय की जानकारी न दे। कहा जाता है कि हिडमा की अपनी ही बटालियन का एक बेहद करीबी कमांडर, जो संगठन के भीतर अपनी घटती ताकत और सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव से परेशान था, उसने पुलिस के साथ एक सीक्रेट डील की थी। इनाम की राशि यानी 1 करोड़ रुपये किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बांटी गई। पहला हिस्सा उस गुप्त मुखबिर को दिया गया जिसने हिडमा के पल पल की मूवमेंट की जानकारी दी। उसे रातों रात एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया और उसकी पहचान हमेशा के लिए मिटा दी गई। दूसरा हिस्सा उन स्थानीय सूत्रों और सरेंडर नक्सलियों को दिया गया जिन्होंने दुर्गम पहाड़ियों में रास्तों की पहचान करने में ग्रेहाउंड्स की मदद की। तीसरा हिस्सा उन जवानों के कल्याण कोष में गया जिन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन इस इनाम का सबसे दिलचस्प पहलू कुछ और ही था। सरकार ने इस 1 करोड़ की राशि का एक बड़ा हिस्सा हिडमा के ही गांव पुअर्ती के विकास के लिए विशेष फंड के रूप में आवंटित कर दिया। जिस इनाम के लालच में लोग हिडमा को ढूंढ रहे थे, उसी पैसे से आज पुअर्ती में सड़कें बन रही है, बिजली पहुंच रही है। हिडमा के अंत के साथ ही पुलिस की फाइलों से वह मोस्ट वांटेड का टैग तो हट गया, लेकिन वह मुखबिर आज भी एक रहस्य है। क्या वह हिडमा का कोई अपना था या फिर 1 करोड़ के उस इनाम ने वफादारी की दीवार को तोड़ दिया था? यह एक ऐसा राज है जो शायद बस्तर के जंगल में ही दफन रहेगा। हिडमा की मौत के बाद बस्तर के जंगल से उठने वाला धुआं अब शांत हुआ तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जिस पुअर्ती गांव को कभी नक्सलवाद की राजधानी और नो गो जोन कहा जाता था, वहां 10 को बाद पहली बार सन्नाटा नहीं बल्कि बदलाव की आहट सुनाई दी। एनकाउंटर के कुछ ही दिनों बाद पुअर्ती गांव में एक ऐतिहासिक दृश्य देखा गया। जिस जमीन पर हिडमा अपनी समांतर सरकार चलाता था, वहां भारत का तिरंगा पूरी शान से लहराया गया। यह केवल एक झंडा नहीं था, यह इस बात का ऐलान था कि अब यहाँ गोलियों का नहीं बल्कि संविधान का शासन होगा। सरकार ने यहाँ नियत निलार योजना को युद्ध स्तर पर लागू किया। जहाँ कभी बारूद की गंध आती थी, आज वहाँ ताजी डामर की सड़कों की खुशबू है। सिलगेर से पुअर्ती के बीच लोहे के वह वैली ब्रिज तैयार हो चुके हैं जिन्होंने इस गांव को पहली बार बाहरी दुनिया से जोड़ा है। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब हिडमा की बूढ़ी माँ, जो कभी अपने बेटे की राह तकती थी, जो बीमार पड़ी। जिन सुरक्षा बलों को हिडमा अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, उसी सीआरपीएफ के डॉक्टरों ने उनकी माँ का इलाज किया। यह उस विचारधारा की सबसे बड़ी हार थी जिसे हिडमा ने अपने खून से सींचा था। आज पुअर्ती गांव में कुंभ मेल बसें चल रही है। गांव के छोटे से स्कूल में बच्चे अब नक्सली गीतों के बजाय राष्ट्रगान गाते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले टेलीविजन पर जब यहाँ के युवा बाहरी दुनिया को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि हिडमा ने उन्हें किस अंधेरे में रखा था। हिडमा का अंत सिर्फ एक नक्सली कमांडर की मौत नहीं है रे, यह बस्तर के उस डर का अंत था जिसने पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया था। बंदूक की नाल से निकलने वाली सत्ता आज विकास की कलम से लिखी जा रही है। बस्तर के जंगल में आज भी हवाएं चलती हैं, लेकिन अब उनमें खौफ नहीं बल्कि एक नए और शांत भविष्य की गूंज है। हिडमा अब इतिहास के पन्नों में काला अध्याय बनकर रह गया, जबकि उसका गांव पुअर्ती भारत के नए उदय की कहानी कह रहा है। मामा, ये थी पूरी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है ये भी जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।